तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा पर। जहां पर हम यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य हम उसको पूरा कर रहे हैं। सभी चैप्टर जो हम करेंगे वो क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में करेंगे और तकरीबन 60 से 70% जो आपका सिलेबस है, जो आपका पेपर है, वो हमारे क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। लगभग लगभग आपको हमारे जो क्वेश्चन है वहीं से आपको मिल जाएगा। और 60-70% का मतलब ये होता है कि तकरीबन 500 में से 350 नंबर का जो पेपर है ना, वो आपको हमारे पेपर से मिल जाएगा। हमारे जो नोट्स है वहाँ से मिल जाएगा। आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको बार बार रिवीजन करें और इनके अच्छे से नोट्स बनाएं। इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो नाटक का चल रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 3 नाटक हैं। एक आपका जो है आषाढ़ का एक दिन, एक स्कंदगुप्त और एक जो है आपका भारत दुर्दशा। 2 नाटक हम पूरे कर चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक हम कर चुके हैं, भारत दुर्दशा नाटक जो है वो हम कर चुके हैं। आप इनकी किताब खरीद सकते हैं, पतली-पतली सी किताब है, पढ़ेंगे आप नाटक आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा नाटक है। और स्कंदगुप्त नाटक जो है वो भी हम शुरू करेंगे, लेकिन वो थोड़ा-सा जो कॉम्प्लिकेटेड नाटक है को उसको जो है थोड़ा-सा देर में शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी अभी मुझे पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। उसको नोट्स को छाँटने में और उसके आसान करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। तो हो सकता है कि इसके बाद हम कुछ और चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको जो है दे दी जाएगी। और अगर आपका कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें, और अगर आपके सुझाव जो है वो बिल्कुल माना जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है, नाटक के तत्वों के आधार पर भारत दुर्दशा की विवेचना कीजिए। बच्चा, जितने भी नाटक हैं हमारे में, 3 नाटक और जितने भी उपन्यास हैं हमारे में, लगभग 4 उपन्यास हैं। ये सवाल आपके सभी जगह पूछा जा सकता है। उपन्यास में आपसे पूछा जा सकता है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर महाभोज का जो महाभोज उपन्यास है उसकी विवेचना कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक के तत्वों के आधार पर जो स्कंदगुप्त है उसकी विवेचना कीजिए। तो ये नाटक के तत्व और उपन्यास के जो तत्व है ना, वो लगभग लगभग सेम ही है। 6-7 तत्व उसमें और 7 तत्व इसमें। तो ये क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो भाषा शैली वाला जो टॉपिक है ना, हमने वो भी ऐड कर रखा है। क्योंकि वो आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। अलग से आपसे पूछ लेगा कि भारत दुर्दशा नाटक की जो भाषा शैली है उसके ऊपर विस्तार से बताइए, तो आपसे वो भी पूछ सकता है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है ये लंबी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका क्या है कि जो भारतीय परंपरा होती है ना, नाटक 2 तरह के होते हैं। एक पश्चिम में नाटक होते हैं और एक जो हमारा भारत है वहाँ पर नाटक होते हैं। जो भारत की परंपरा होती है वहाँ पर जो नाटक के 4 तत्व माने जाते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में स्टार्टिंग होती है, फिर उसमें एक्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिंग होती है, फिर उसका क्लाइमेक्स होता है। तो ये क्या होता है, ये पूरे इन्हीं को हम एक तरह से तत्व बोला जाता है। तो भारतीय परंपरा में केवल 4 तत्व होते हैं। पहला होता है रस, दूसरा होता है वस्तु, तीसरा होता है नेता और चौथा होता है अभिनय। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, नेता का मतलब कौन कौन से उसमें चरित्र हैं, वस्तु का मतलब ओवरऑल जो स्टोरी है, और रस का मतलब होता है कि कौन कौन से उसमें रस है। रस का मतलब है कि उसमें प्रेम संबंध दिखाए गए हैं तो उसमें श्रृंगार रस होगा, या उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई दिखाई गई है तो उसमें वीर रस होगा। तो रस का मतलब ये होता है। और जो पश्चिम की परंपरा है उसको अरस्तवी परंपरा भी बोलते हैं। अरस्तवी मतलब जो अरस्तु जो फिलोसोफर है एरिस्टोटल, तो उन्होंने इसको ईजाद किया था, तो इसको अरस्तवी परंपरा बोलते हैं। इसमें 7 तत्व माने जाते हैं। वो हैं उद्देश्य, कथानक कथावस्तु, चरित्र, भाषा शैली, कथोपकथन, देश काल वातावरण तथा रंग संकेत। क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा के जो 4 तत्व हैं ना, वो पश्चिम की जो परंपरा है जहाँ पर 7 तत्व है वहीं पर विलीन हो जाते हैं। मतलब कि जैसे वहाँ पर जो अभिनय है ना, या फिर जैसे वहाँ पर जो नेता है, वो नेता मतलब जो भारतीय परंपरा का जो नेता है वो पश्चिम परंपरा में चरित्र कहलाता है। तो इसी तरह के जो सभी जो हमारे तत्व है ना भारतीय परंपरा के, तो वो पश्चिम की परंपरा में समायोजित हो जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए नाटक के तत्वों के आधार पर जब हम विवेचना करेंगे ना, तो हम 7 तत्वों के आधार पर विवेचना करेंगे इस नाटक की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य। कोई भी जो नाटक होता है, कोई भी जो उपन्यास होता है, उसको लिखने का ना एक उद्देश्य होता है कि वो नाटक क्यों लिखा जा रहा है, वो रचना क्यों लिखी जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। तो 3 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे नाटक होते हैं जो चरित्र प्रधान नाटक होते हैं, मतलब जहाँ पर जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसको सेंटर में रखा जाता है। जैसे बाहुबली। बाहुबली क्या है, बाहुबली एक पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर का नाम बाहुबली क्यों रखा है? बाहुबली जो है ना वो उसमें कैरेक्टर है, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है ना वो बाहुबली के ऊपर बेस्ड है। इसलिए वो क्या है, वो पूरी उसका, तो इस पिक्चर को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक जो है चरित्र प्रधान है, क्योंकि जो पिक्चर का नाम है ना वो चरित्र के ऊपर आधारित है। और जो पूरी पिक्चर है वो भी उसी चरित्र के आसपास घूमती है। या फिर और आप और भी
मतलब आप बहुत सारी मूवीज़ सोच सकते हैं जो घटनाओं के ऊपर आधारित होती है, जैसे कि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रही है। जैसे मुझे याद आएगी मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह की आप उस तरह के मूवीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। या फिर जैसे एवेंजर हो गई, पश्चिम की जो अमेरिका की जो मूवीज़ होती हैं, ब्लैक एवेंजर जो मूवी है वो हो गई। तो एवेंजर जो उसमें किसी का नाम नहीं है, एवेंजर उस पूरे ग्रुप का नाम है। तो इसी तरह से जो भारत दुर्दशा है ना, वो जो है वो एक उद्देश्य प्रधान है। भारत दुर्दशा नाटक लिखने का भारतेंदु का उद्देश्य क्या था, ताकि जो भारत में जो लोग सो रखे हैं, जो आलस्य से पड़े हुए हैं ना, उनको जगाया जा सके, उनको उठाया जा सके कि तुम्हें अपने इस बर्बाद होते हुए जो देश है ना उसको बचाना है। तो नाटक का उद्देश्य क्या है, उन लोगों को जगाना। तो इसलिए इसमें ना कोई रस नहीं है। अगर ये तो जो भी उद्देश्य प्रधान नाटक होता है ना उसमें रस नहीं होता है, या फिर रस उसमें होता भी तो बहुत ही कम रस होता है। तो इसका क्या भारत दुर्दशा में रस नहीं है, क्योंकि ये भारत दुर्दशा जो है एक उद्देश्य प्रधान नाटक है, जिसका उद्देश्य पाठक को झकझोरना है, ना कि आनंदित करना। नाटक में विरेचन जो है वो सीमित मात्रा में महसूस होता है। नाटक को जब आप पढ़ोगे, जब अंत तक पहुँचते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता कि मतलब नाटक में कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो और नाटक का जो असली उद्देश्य है ना वो है पाठक को देश की दुर्दशा के प्रति चिंतनशील बनाना, जिसमें भारतेंदु काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि ये एक उद्देश्य प्रधान नाटक है। तो सबसे पहला तत्व हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ लिया। दूसरा का तत्व होता है कथानक और कथा वस्तु। बच्चा, कोई भी जो कहानी होती है ना उसमें दो तरह की कहानियाँ होती हैं। एक तो होती है प्रासंगिक कथा या फिर मुख्य कथा, और एक होती है अवान्तर कथा। मुख्य कथा वो होती है जो मेन कहानी चल रही होती है। जैसे बाहुबली की पिक्चर में मेन कहानी किसकी है, बाहुबली की है। लेकिन अगर आपने वहाँ नोटिस करा होगा तो एक जगह कटप्पा की कहानी भी आती है। जब कटप्पा से कोई सुल्तान मिलने आते हैं तो वो बताते हैं कि कटप्पा जो है वो गुलाम है। तो अब आप सोचो, अगर मुख्य कहानी के साथ साथ में ना कटप्पा की कहानी भी शुरू कर देते उसी में, कि वो कटप्पा गुलाम कैसे बन गए, उनके माता पिता के बारे में बताने लग जाते, तो जो कनेक्शन है ना वो बड़ा अटपटा सा होता है, हमें कनेक्शन जो है ना वो फील नहीं होता। तो कोई भी जो रचना होती है ना उसमें बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ होती हैं। एक मेन कहानी होती है, बाकी छोटी मोटी कहानियाँ आपस में चल रही होती हैं। लेकिन जो भारत दुर्दशा नाटक है ना, इसमें एक ही कथा है, इसमें कोई अवान्तर कथा नहीं है। मतलब इसमें ना कोई भी सेकेंडरी कथा नहीं है, इसमें केवल एक कथा है। और ये जो असर होता है ना, ये पश्चिम का असर माना जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो। अगर आप लोगों ने अमेरिकन मूवीज़ देखी होंगी, जैसे आयरन मैन हो गया और कैप्टन अमेरिका हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, तो जब उन्होंने आयरन मैन मूवी बनाई ना, तो उसमें उन्होंने सिर्फ आयरन मैन के बारे में बताया और किसी के बारे में नहीं बताया। जब उन्होंने ब्लैक पैंथर मूवी बनाई तो उन्होंने सिर्फ ब्लैक पैंथर के बारे में बताया कि ब्लैक पैंथर कैसे बनाया है। जब कैप्टन अमेरिका की मूवी बनाई तो उन्होंने सिर्फ कैप्टन अमेरिका के बारे में बताया कि कैप्टन अमेरिका कैसे बनाया है। तो इसके अलावा कोई भी अदर स्टोरी उन्होंने शुरू नहीं की। तो ये क्या है, ये ना ये पश्चिम की परंपरा है। अब जब किसी नाटक में, किसी पिक्चर में एक ही कहानी चलेगी, अब हम अपने वापस नाटक पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो इसका कथानक है, कथानक मतलब होता है कि जो ओवरऑल स्टोरी है ना वो वक्र ना होकर के रेखिक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कथानक जो है वक्र और रेखिक दो तरह के होते हैं। रैखिक कथानक वो होते हैं जहाँ पर हीरो और विलन, उन दोनों में ना द्वंद्व जो होता है, जो लड़ाई होती है वो पूर्णतः खत्म होती है। मतलब नायक या हीरो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है ना कि कहानी जो है वो एकदम एक ही सिरे से चल रही होती है। एक होता है वक्र कथानक। वक्र कथानक वो होता है जहाँ पर हीरो और जो नायक और जो खलनायक होते हैं वो दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे कि बाहुबली सेकंड मूवी उसमें दिखाया गया है, वहाँ पर बाहुबली भी ताकतवर है, और जो वो है और जो दूसरा वाला है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। तो आपने देखा होगा जब बाहुबली और उसकी एंड में लड़ाई चल रही होती है तो कभी तो हमें लगता है कि बाहुबली जीत जाएगा, कभी हमें लगता है कि वो जो उसका दुश्मन है वो जीत जाएगा। इसे बोलते हैं द्वंद्व की उपस्थिति। जो लड़ाई है वो चल रही है, तो इसकी वजह से कथानक जो होता है ना वो वक्र हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि भारत दुर्दशा नाटक जो है वहाँ पर जो भारत नाम का चरित्र है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसकी वजह से जो कथानक है ना वो वक्र ना होकर के रैखिक है, क्योंकि द्वंद्व का पूर्ण अभाव है और नायक इतना कमज़ोर है कि संघर्ष हेतु खड़ा ही नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, नाटक में तनाव क्या होता है, बहुत कम होता है। अब आप कोई मूवी देखने गए हो और वहाँ पर हीरो बिल्कुल लुल्लपुंज जैसा है, बिल्कुल ढीला ढाला है, तो आपको मजा आएगा नाटक देखने में? नहीं आएगा। आप कहोगे यार छोड़ोगे, कहानी छोड़ के चले। जैसे देशद्रोही पिक्चर है KRK की, उसमें KRK कितना लुल्लपुंज है, तुमने मुझे गोली क्यों मारी, उसे कोई एक्टिंग है वो, तो मन नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को देखने का। ठीक है। तो बीच बीच में आपको जो रियल लाइफ मूवीज़ होती हैं, पिक्चर होती है, मैं आपको उसे समझाता रहूँगा ताकि आप जो है चीज़ों को सही से समझ पाओ। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी चरित्र योजना। चरित्र योजना जो है ना वो भी इसकी कमज़ोर है। चरित्र योजना का सीधा सीधा मतलब होता है कि चरित्र कितने हैं, चरित्र अच्छे हैं या नहीं है, चरित्रों की संख्या कितनी है, चरित्र को अनुपात सही है या नहीं है। मतलब जो मेन चरित्र है उसको ज़्यादा महत्व दिया है या फिर जो आजू बाजू के चरित्र हैं उनको ज़्यादा महत्व दे रखा है। जैसे बाहुबली पिक्चर में बाहुबली को, अगर हम बाहुबली की जगह कटप्पा को बहुत ज़्यादा महत्व दे देंगे तो चरित्र योजना हमारी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीड एक्टर कौन है, वो बाहुबली है, और आपने महत्व किसको दे दिया, कटप्पा को। तो चरित्र योजना की दृष्टि से ना नाटक कमज़ोर है।
क्यों कमज़ोर है? क्योंकि ये एक उद्देश्य प्रधान नाटक है। अगर ये और इस नाटक का उद्देश्य क्या है? सोए हुए भारतीय लोगों को जगाना। क्यों जगाना? ताकि वो भारत दुर्दशा जो है ना, उसके प्रति चिंतित हो सके। और भारत कौन है? भारत इसमें एक चरित्र है। तो इस वजह से उद्देश्य को सही साबित करने के लिए ना हमने उस चरित्र को जानबूझ के कमज़ोर दिखाया है, ताकि हमारा जो उद्देश्य है ना, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अब क्योंकि उद्देश्य प्रधान नाटक है, जिस कारण जो चरित्र है ना वो बहुत कमज़ोर है। इसके अलावा चरित्र जो है वो मन के भाव और स्थिति के प्रतीक है। जैसे कि इसमें चरित्र है, एक चरित्र का नाम है आलस्य। अब आलस्य क्या होता है? ये एक स्थिति होती है। एक चरित्र का नाम है अंधकार। ये क्या होता है? ये भी एक मन, ये क्या होता है? एक मन का भाव होता है कि कुछ लोगों के मन में एकदम अंधकार जैसा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चरित्र है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पहली बात। दूसरी चीज़, चरित्रों की जो संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है, और नाटक जो है वो बहुत कम समय में पूरा करना है। अब अगर आपको एक नाटक आपको 1 घंटे में पूरा करना है, ठीक है, और चरित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो चरित्रों को ना स्टेज पर आकर विकसित होने का समय नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोगों ने अमेरिकन मूवी में, फिर से वही वाला एग्जांपल दूंगा, एक मूवी आई थी एवेंजर एंड गेम। उस मूवी में क्या होता है कि जितने भी एवेंजर है ना, चाहे वो आयरन मैन हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, चाहे वो थॉर हो, जितने भी एवेंजर हैं वो सारे के सारे एक साथ आते हैं, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो। अब सोचो, अगर आपने सबसे पहले एवेंजर मूवी देखी है और कोई सी मूवी आपने देखी नहीं, तो आप समझ पाओगे कि वो कौन सा कैरेक्टर है? पता चला फटाफट से पहले थॉर आ गया, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया। अब आप कहोगे कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे बन गया? आयरन मैन कैसे बन गया? कैप्टन अमेरिका तो इंसान है, वो इतना पावरफुल कैसे बन गया? तो इसमें क्या होता है कि जो सारे चरित्र हैं ना, वो चरित्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो सारे चरित्र एक साथ सामने आ गए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फटाफट चरित्र आएगा, अपने बारे में बताएगा। और जब 10-20 चरित्र वापस आएंगे, अपने बारे में बताएंगे ना, तो उससे उससे ये होता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि यार इस चरित्र का नाम क्या था, इस चरित्र की खासियत क्या थी। यही इस नाटक के साथ में हुआ है। नाटक में चरित्रों की जो संख्या है ना बच्चा, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि अधिकांश चरित्र जो है ना वो एक ही बार में मंच पर आ जाते हैं, मतलब कि जो स्टेज है वहाँ पर आ जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है ताकि वो अपना अपना विकास कर सकें, क्योंकि किसी भी चरित्र के साथ हमारा संबंध तब बनेगा जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो, और वो तभी संभव है जब हम उस चरित्र के साथ में ज़्यादा समय बिताएंगे। इसके अलावा जो चरित्र है ना, उनको अपनी विशेषता स्वयं बतानी पड़ती है। अब सोचो, आप एवेंजर मूवी देख रहे हो और ब्लैक पैंथर वहाँ पे आके कह रहा है कि मैं हूँ ब्लैक पैंथर, मुझे ये शक्ति ऐसे मिली है, तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? जब ब्लैक पैंथर की आपने पूरी पिक्चर देखी होगी कि एक्चुअल में ब्लैक पैंथर बना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा चरित्र योजना जो है वो कमज़ोर होना, लेकिन जो चरित्र योजना कमज़ोर है ना, वो उसकी विफलता नहीं है। क्यों विफलता नहीं है? ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये भारतेंदु जो है ना, उनकी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने जानबूझ के चरित्र योजना को कमज़ोर दिखाया है। चरित्र कौन है? भारत। भारत जो है वो एक चरित्र है। तो अब अगर हमें सोए हुए लोगों को उठाना है ना, तो आपको भारत को कमज़ोर दिखाना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारा देश कितना कमज़ोर है, अब हमें उठना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम भारत को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखा देंगे, तो जो लोग हैं ना वो आलस के मारे पड़े रहेंगे कि यार हो गया, छोड़ो, भारत अपने आप कर लेगा जो भी करेगा। तो इसकी वजह से ना जानबूझ के चरित्रों को जो है वो कमज़ोर दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि लेखक का उद्देश्य जो है वो चरित्र प्रधान नाटक लिखना नहीं था। लेखक क्या चाहता था? एक उद्देश्य प्रधान नाटक लिखना, ताकि सोए हुए लोगों को उठाया जा सके और उनके भीतर नव जागरण की जो चेतना है, जो राष्ट्रीयता की जो चेतना है, उसको विकसित किया जा सके। अगला है संवाद योजना। बच्चा, संवाद योजना क्या होती है? संवाद योजना होती है कन्वर्सेशन। जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन करता हूँ, आपका नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम ये है। आपने कहा मेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम वैभव है। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? आपने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या लेने जा रहे हो? आपने कहा मैं दाल चावल लेने के जा रहा हूँ। ये क्या है? ये हमने जो पूरी कन्वर्सेशन हो रही है ना, ये बहुत छोटी छोटी कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन को बोलते हैं चुस्त, छोटे और गतिशील संवाद। किसी भी नाटक के लिए ऐसे संवाद अच्छे होते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, और आप मुझे ये बोलो कि मेरा नाम चिन्नास्वामी, मुत्तुस्वामी, रामास्वामी, अन्नास्वामी अय्यर है, आप अपना 2 किलोमीटर लंबा नाम बना दो, तो क्या होगा? तो मुझे तो जो जो हमारे बीच में बॉन्डिंग है ना वो कमज़ोर होगी। या मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट क्यों जा रहे हो, आप मुझे पूरी हिस्ट्री बता दो कि मुझे इतने किलो चावल लेने हैं, चावल इतने रुपए किलो है, दाल लेनी है, दाल उसकी दुकान पर मिलेगी, आप मुझे 10 मिनट तक बता रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारा कन्वर्सेशन है ना वो बहुत कमज़ोर होगा। तो यही जो समाज योजना की जो कसौटी पर नाटक जो है ना वो खरा नहीं उतरता। रीज़न क्या है? क्योंकि इस नाटक में ना जो जो कन्वर्सेशन है, जो लंबे, जो हमारे जो संवाद है ना वो बहुत लंबे हैं, और लंबे संवाद होने की वजह से क्या होता है कि जो एकाग्रता है ना दर्शकों की वो टूट जाती है। अब कोई पिक्चर देखो और उसमें एक ही कैरेक्टर बोले जा रहा है 5 मिनट तक, 5 मिनट तक कोई एक ही कैरेक्टर बोले जा रहा है ना, तो उसमें कि जो हमारे जो जो कनेक्शन है ना नाटक के साथ में वो अच्छा बन नहीं पाता है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस नाटक में गीत बहुत ज़्यादा हैं, जो गाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। अब सोचो आप बाहुबली पिक्चर देख रहे हो और बाहुबली 3 घंटे की पिक्चर में 30 गाने आ जाएँ तो आपको कैसा लगेगा? जो हमारा कनेक्शन है ना वो बेकार हो जाएगा। तो यही रीज़न है, इसमें गाने बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से जो संवाद योजना है ना वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लेकिन कहीं-कहीं पर जो संवाद है वो बहुत अच्छे भी हैं, जैसे 5वाँ अंक जब आप इसका पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो संवाद है वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे संवाद छोटे, चुस्त और गतिशील है। इसी प्रकार जो दूसरा अंक है, जो सेकंड अंक है, वहाँ पर भी कुछ हमने जो भारतीय हिंदू उन्होंने हास्य व्यंग का यूज़ किया, मतलब लोगों को हँसाने के लिए कमेंट किया है, उनको हँसाने के लिए जो है वो व्यंग किया है। अब हम पढ़ेंगे देश काल वातावरण। नाटक का एक तत्व होता है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण क्या होता है? किसी भी रचना को पढ़ के क्या आप देश का पता लगा पा रहे हो कि वो जो नाटक है, वो जो उपन्यास है, वो जो नाटक है, किस देश की बात कर रहा है? क्या आप उस नाटक को पढ़ के काल का अनुमान लगा पा रहे हो कि किस काल का मतलब होता है समय, कि किस समय की बात है? क्या आप नाटक को पढ़ के वातावरण का पता लगा पा रहे हो? वातावरण का समझ पा रहे हो कि उस वक़्त जब समाज था उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी? तो अब देखते हैं कि क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। रचना में देश, काल से संबंधित संकेत पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, जिससे पाठक जो है वो देश और काल का अनुमान लगा सकता है। वो बताता हूँ कैसे। जब आप इस नाटक को पढ़ोगे ना तो नाटक में भारत नाम का शब्द यूज़ हुआ है। भारत तो एक कैरेक्टर का नाम है। बंगाली शब्द यूज़ हुआ है, महारानी शब्द यूज़ हुआ है। बच्चा, भारत पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही है। बंगाली अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। महारानी जो है वो कौन थी? रानी विक्टोरिया, जब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। तो देश का अंदाज़ा आप लगा पा रहे हो? बिल्कुल लगा पा रहे हो कि भई ये भारत देश की बात हो रही है। ठीक है? और इसमें अंग्रेज़ों के शासन की चर्चा की गई है। नाटक में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अंग्रेज़ों के शासन की चर्चा की गई है। इसमें नील की खेती की चर्चा की गई है। इसमें धन बहिर्गमन की चर्चा की गई है। धन बहिर्गमन बहिर्गमन का मतलब होता है एक देश से पैसों को दूसरे देश में ले जाना, चोरी छुप के, डरा धमका के। तो शासन की जो अंग्रेज़ों का शासन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। नील की खेती कहाँ होती थी? भारत में होती थी। धन बहिर्गमन सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। तो क्या आप समय का पता लगा पा रहे हो? ये सब किस टाइम की बात चल रही होगी लगभग? ये आज़ादी से पहले की बात है। एम आई राइट? 1947 से पहले हमारे वहाँ धन बहिर्गम हुआ था, नील की खेती होती थी और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था। तो ठीक है भई, हम समय का अंदाज़े भी लगा पा रहे हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही नाटक में कुछ ऐसे राजनीतिक और आर्थिक प्रसंगों के बारे में भी बताया जिससे हम इसके जो वातावरण जो है ना उससे उसको समझ पाते हैं कि भाई ये किस वातावरण की बात चल रही है। तो ये आज़ादी से पहले की बात चल रही है, उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी उसके बारे में उन्होंने भारतेंदु ने बताया। लेकिन यह है कि गीतों की ज़्यादा होने से जो है अधिकता जो है ना वो थोड़ी कमज़ोर समस्या उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है इसका भाषा शैली। किसी भी नाटक में जो भाषा शैली है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्कंदगुप्त नाटक है वो बहुत हार्ड नाटक है, बहुत हार्ड नाटक पड़ेगा वो आपको, क्योंकि प्रसाद जो है ना उनकी जो भाषा शैली है ना वो बड़ी अजीब है। उनका नाटक लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत अजीब है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये 2 नाटक कंप्लीट करवाने के बाद में हम कुछ और शुरू करेंगे। स्कंदगुप्त भी मैं आपको कराऊँगा, लेकिन मैं अभी इसको आसान भाषा में उसके क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है? तो अभी कबीर की या फिर जो पद्मावत है उसकी वीडियोज़ आएँगी। ठीक है? क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी नंबर का आता है। बच्चा 3 नाटक है, 3 नाटकों में से ना 30 नंबर का आपका कम से कम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इन 3 नाटकों को करा है। ठीक है? तो भाषा शैली की बात करते हैं। भारत दुर्दशा जो नाटक है ना वो हिंदी साहित्य के भाषा संक्रमण काल की रचना है। जिस वक्त ये नाटक रचा जा रहा था 1885 के आसपास की बात है। तो उस वक्त जो है ना भाषा जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही थी। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज जो हम कह सकते हैं कि आज जो समय चल रहा है ना वो भाषाई संक्रमण का काल है। कैसे? जैसे एक वक्त था कि हम हिंदी ज़्यादा बोलते थे। आज क्या है? आज हम बीच-बीच में ना हम बातों-बातों में हमारे मुँह से अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम हिंग्लिश बोलते थे, हिंग्लिश जो है वो हमारी धीरे-धीरे करके इंग्लिश में परिवर्तित हो रही है। जैसे अगर आप किसी बिहार के किसी पिछड़े हुए गाँव में जाओगे, वहाँ पे भी अगर अम्मा से पूछोगे ना कि अम्मा अम्मा तो वहाँ पे की अम्मा जो है ना अम्मा भी बोलती है कि बेटा टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या है? वो एक अंग्रेजी का शब्द है। तो जब ये रचना रची गई थी ना उस वक़्त वो भाषा के संक्रमण का काल था। क्योंकि उस वक़्त जो भक्ति काल में जो भाषा थी ना वो अवधी भाषा प्रयोग की जाती थी। तो अवधी भाषा जो है वो कमज़ोर हो रही थी और रीति काल में जो ब्रज भाषा थी वो भी कमज़ोर हो रही थी। और जो खड़ी बोली थी वो अपने स्थानीय अंचल को छोड़ कर के बाहर आ रही थी। जो खड़ी बोली थी जिससे हिंदी का विकास हुआ है, जो हमारी हिंदी भाषा जो आज हम बोलते हैं वो जो खड़ी बोली है ना उसी का एक रूप है, लेकिन वो थोड़ा-सा विकसित और व्यवस्थित रूप है। तो उस वक़्त जो है ना वो खड़ी बोली जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। तो इसीलिए भारतेंदु के सामने द्वंद्व था कि मैं ब्रजभाषा का यूज़ करूँ या फिर खड़ी बोली का यूज़ करूँ। तो भारतेंदु ने क्या करा, उन्होंने
जो कविताएँ हैं, उन्होंने कविताओं के लिए तो ब्रजभाषा का यूज़ किया। अभी हम उसका आपको एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे। और जो पद्य है, पद्य मतलब जो हम लाइनें पढ़ते हैं, जो हम लाइनों को पढ़ते हैं, जो कविताएँ नहीं हैं, जो चैप्टर होते हैं, उसके लिए उन्होंने खड़ी बोली का यूज़ किया। जैसे उदाहरण के लिए ब्रजभाषा का ये उदाहरण है, ये आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा खुद से, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि सबसे पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबसे पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। ये ब्रजभाषा का उदाहरण है। और खड़ी बोली का उदाहरण यह है कि ये कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हों, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति। ये जो है ये खड़ी बोली है, ठीक है? उसका अगला है, भारत हिंदू की जो भाषा योजना है ना, वो बहुमुखी थी। बहुमुखी का मतलब होता है कि भारत हिंदू ने ना किसी एक भाषा का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा में जैसे तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। तो भारत हिंदू ने ना सभी का यूज़ करा। उन्होंने तत्सम शब्दों का यूज़ भी किया है, उन्होंने तद्भव शब्दों का यूज़ भी किया है, उन्होंने देशज शब्दों का यूज़ भी किया है, उन्होंने विदेशज शब्दों का यूज़ भी किया है। क्यों? क्योंकि उनका जो उद्देश्य था ना, उनका उद्देश्य ये था कि पाठक जब इस नाटक को पढ़े ना, तो उसको नाटक समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा नाटक जो है वो संस्कृत में लिख दूं ताकि पाठक को समझ में ना आए। और क्योंकि 1885 में ये नाटक लिखा है, उस वक्त साक्षरता जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत ही कम लोग। तो अगर आपको लोगों को जगाना है तो लोगों को समझाना पड़ेगा। अब वो नाटक तो आपका पढ़ेंगे नहीं, तो नाटक का मंचन करके दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने जो भाषा रखी ना, वो बहुत ही सहज रखी। इसलिए उन्हें जो भी शब्द सहज लगे, जो भी शब्द आसान लगे, उन्होंने उनका यूज़ किया। उन्होंने राजा श्री प्रसाद सितारे हिंदे एक व्यक्ति हैं, ये आपको लिख के आना पड़ेगा। जो राजा राजा सॉरी माफ़ी, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदे, वो अरबी और फ़ारसी भाषा का ज़्यादा यूज़ करते थे। और जो राजा लक्ष्मण सिंह है, वो संस्कृत जो शब्दावली होती है वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। भारत हिंदू ने इनकी तरह नहीं करा कि मैं सिर्फ संस्कृत में लिखूंगा या फिर मैं सिर्फ अरबी फ़ारसी में लिखूंगा। उनको जो भी शब्द सहज लगे ना, उन्होंने उनका यूज़ किया है, ठीक है? जैसे देशज शब्द उन्होंने यूज़ किया, मुए मुए शब्द अक्सर यूज़ होता है मरीज आगे कि मुए क्या कर रहा है, तो ठीक है, ये हमारा देश शब्द है। एक तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द है राज राजेश्वरी, जो महारानी विक्टोरिया, उसके लिए उन्होंने राजा राजेश्वरी शब्द का यूज़ किया है। एक होता है विदेशज शब्द, डिसलॉयल्टी नाम का इसमें एक कैरेक्टर है, जो नाटक पढ़ेंगे तो डिसलॉयल्टी जो है वो विदेशज शब्द है। एक है तद्भव शब्द, जैसे ब्याह होता है कि हाँ भाई उसका ब्याह है, तो ब्याह जो है वो हमारा क्या है, वो तद्भव शब्द है, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग भी किया है, क्योंकि अगर आपको नाटक ऐसा लिखना है ना जो लोगों तक आसानी से पूछे, तो हमें उसमें मुहावरे और जो लोक भाषा होती है ना, उसका प्रयोग करना होता है। और लोक भाषा का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मुहावरे का प्रयोग करो, आप लोकोक्तियों का प्रयोग करो, ताकि जो समाज की धड़कन है ना, उसको व्यक्त किया जा सके। तो उन्होंने भी जो है लोकोक्ति का प्रयोग किया, जैसे एक ज़िंदगी हज़ार नियामत, ये जो है ये एक लोकोक्ति है। ऐसे का एज इट इज़ आपको लिख के आना है, ठीक है? और इसके अलावा अपनी बात को संक्षिप्त कथन में कहने के लिए उन्होंने सूत्र भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही कुछ व्यंग्यात्मक सूत्रों की रचना भी करी है। बच्चा, सूत्र भाषा क्या होता है? जब आपको कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी होती है और जो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप उसको कम शब्दों में कहना चाहते हैं ना, तो उस कम शब्दों में जो हम कहेंगे ना, उसे बोलते हैं सूत्र भाषा। जैसे उदाहरण के नाम पर संतोष परम सुखम, ये जो है सूत्र भाषा है। संतोष परम सुखम को अगर आप इसको विस्तार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, कि संतोष जो है वो सबसे बड़ा सुख है, हमें संतोष में रहना चाहिए, हमें ज़्यादा लालसा नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा अर्थ निकल के आएगा इसका। तो उन्होंने पूरे इतने बड़े अर्थ को सिर्फ एक 3 शब्दों में बता दिया, संतोष परम सुखम। ये क्या है? ये एक सूत्र भाषा है। ऐसी उन्होंने व्यंग का यूज़ भी किया, हास्यात्मक व्यंग का यूज़ किया है, कि जैसे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो अजगर है वो कोई नौकरी चाकरी नहीं करता है, जो पंछी है वो भी कोई नहीं करता है, और सबके दाता जो है वो राम है। किसने कहा? ये मलुक दास है। उन्होंने कहा कि भैया कुछ मत करो, अजगर चाकरी नहीं कर रहा है, पंछी काम नहीं कर रहा है, सबके दाता राम है, सब कुछ जो है वो राम करेंगे, ठीक है? अगला है, जो भारत हिंदू है ना, उन्होंने विषय के अनुकूल भाषा ली है, विषय अनुकूल और पात्र अनुकूल भाषा ली है। पात्र अनुकूल भाषा क्या होती है? सपोज करो कि मैं कोई पिक्चर बना रहा हूँ, उस पिक्चर में कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है? वो अंग्रेज है कैरेक्टर। आप सोचो, वो अंग्रेज अगर हिंदी बोलनी होगी तो वो कैसे बोलेगा? जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, अंग्रेज ऐसे नहीं बोलेगा, अंग्रेज क्या बोलेगा? नमस्ते। तो ये जो है ना, ये पात्र अनुकूल भाषा होती है, कि जैसा पात्र वैसी भाषा। और विषय अनुकूल का मतलब होता है कि जैसी परिस्थिति होती है ना, उसके हिसाब से जो है भाषा निकले। तो उन्होंने जो भारत हिंदू है, उन्होंने विषय के अनुकूल और पात्रों के अनुकूल भाषा का भी ध्यान रखा है। इससे क्या होता है कि जो नाटक है ना, उसमें सहजता बनी रहती है। अब आपके पिक्चर में कोई अंग्रेज है और अंग्रेज संस्कृत बोल रहा है, तो आपको ना
कनेक्शन फील नहीं होगा। आप कहोगे यार ये अंग्रेजी संस्कृत कैसे बोल सकता है, लेकिन अगर वो हिंदी बोलेगा कि नमस्ते आप खा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये कहानी जो है, ये नाटक जो है मस्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पात्र है ना उसके हिसाब से भाषा रखी गई है। जैसे अंधकार जो है वो इसमें कैरेक्टर है, तो उसका कथन है कि हमारी सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जो है उनसे जन्म है। ये क्या है? विषय अनुकूल है। अंधकार जो है वो एक विषय है, उसकी वो अपनी भाषा को इस तरह से व्यक्त करता है। इसके अलावा जो है हास्य व्यंग की रचना भारतेंदु ने करी है, लेकिन उन्होंने क्यों करी है? भारतेंदु के समय में ना एक पारसी रंगमंच हुआ करता था। पारसी रंगमंच अभी आज भी होता है। पारसी रंगमंच में क्या होता है, नाच गाना, जैसे आज का बॉलीवुड है ना, बस 2 कॉपी बॉलीवुड की समझ लो आप। जिस तरह से बॉलीवुड में आज गाने गाए जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के हीरोइनें डांस करते, उस तरह का पारसी रंगमंच होता था। तो भारतेंदु चाहते थे कि जब ये नाटक खिला जाए ना, तो दर्शक जो है ना उनको थोड़ा सा मनोरंजन भी हो। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा पारसी रंगमंच का जो मनोरंजन है ना वो भी अपनी रचना में डालने की कोशिश की, और उसमें भी वो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। जैसे वो कहते हैं, इसमें डायलॉग आता है कि जो पर्तव्यम सो मर्तव्यम, जो ना पर्तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। तो ये क्या है? ये जो है ना ये मनोरंजन करने के लिए उन्होंने डाला है। इसको आप एज इट इज़ लिख के आ जाना। इसके अलावा हालांकि जो भारत दुर्दशा की जो भाषा शैली है ना उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। उसकी सीमाएं क्या है? क्योंकि उस वक्त जो भाषा का जो जो इसकी सीमा है ना, जो इनकी भाषा में कमियां है ना, वो भारतेंदु की वजह से नहीं है, वो कमी है भाषाई वातावरण की वजह से। क्योंकि जिस वक्त भारतेंदु खड़ी बोली में इस नाटक को लिख रहे थे ना, उस वक्त तक खड़ी बोली जो है ना वो पूरी तरह से हिंदी की तरह विकसित नहीं हो पाई थी। तो इसलिए इस नाटक में भाषा के स्तर पर ना कुछ जो है कमी दिखाई पड़ती है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है कि भारतेंदु ने मनोरंजन बढ़ाने के लिए जो पारसी रंगमंच है ना उसकी अश्लीलता का यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर हा, आहा, इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये ना ये विन्यास, जो वाक्य विन्यास होता है ना उसमें शिथिलता उत्पन्न करते हैं। मतलब आपने गोलमाल पिक्चर देखी होगी, उसमें जो गूंगा वाला कैरेक्टर होता है, जब वो बोलता है एक 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 दो 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 अब उसमें तो हमें हंसी आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोले कि आपका नाम क्या है, वो बोले मेरा नाम आ, मेरा नाम हा, ऐसे, तो हमें क्या होगा, वो जो कनेक्शन है ना हमारा कनेक्शन बिगड़ेगा। शिथिलता का मतलब होता है कि कमज़ोर होना, बहुत ढीला ढाला होना। तो इन शब्दों की वजह से जो जो शब्द की जो वाक्य है ना वो बहुत ढीले ढाले हो गए, पहली रीज़न। और दूसरी रीज़न ये है कि उस समय तक जो खड़ी बोली है ना वो हिंदी का व्यवस्थित स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई थी। इसकी वजह से भाषा में कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। और एक अश्लीलत्व जो दोष है वो भी दिखाई देता है कि उसमें लाइन आती है कि रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा और ये पास ही पड़ा था पर इसने ना हाँका। हाँ का मतलब होता है भगाया। तो ये जो ये अश्लीलत्व जो दोष है ना उसको दर्शाता है। अब हम इसके कंक्लूजन पे आ गए। तो स्पष्ट रूप से भारतेंदु जो है उन्होंने अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। जो भाषाई संक्रमण काल से गुजरते हुए उन्होंने एक ऐसी रचना रची है जो पाठक को भीतर से झकझोरती है और साथ ही मनोरंजन भी करती है। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया है। थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो गई होगी, आई थिंक हाँ 26 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है 2-3 बार वीडियो लेक्चर को देखें, मेरी आवाज़ भी बैठ गई आज। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाएं। कोई भी सजेशन आपका हो आप मुझे सजेशन दें। और भारत दुर्दर्शन नाटक और आषाढ़ का एक दिन नाटक हमारा ख़त्म हो चुका है। लेकिन प्लीज़ अगर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो प्लीज़ आप नाटक की जो किताब है वो खरीदें। आप ऑनलाइन किताब खरीदें, वहाँ से आपको सस्ते मिलेगी। नाटक को आप पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो चीज़ें आप करें, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो चीज़ आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।